हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी। एज यू नो टर्म 2 क्रैश कोर्स मैं यहाँ पर चला रही हूँ और आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 14 जो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। लेक्चर 1 पे हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 पे आज मैं बात करने वाली हूँ आपके जो दो मेन टॉपिक है वाटर एंड सॉइल। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वाटर एंड सॉइल। इन दो टॉपिक्स पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर, अ वंडर लिक्विड। देखिए वाटर बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। वाटर ही नहीं, जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते, बट सच्चाई ये है कि हम उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके चैप्टर में, बुक में ये चैप्टर रखा गया है, उसका मेन एम यही है कि आप इनके बारे में समझो, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझो, और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में समझो। ठीक है, तो चलिए वाटर। अब एज यू नो जो वाटर है वो आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मींस इसमें मोस्ट ऑफ जो भी चीज़ें होती है वो घुल जाती है, सॉल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। अब सेकंड चीज़, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो ये अर्थ है इसमें कितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, कितना हमारे लिए यूज़फुल है, कितना नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ अर्थ का। ठीक है, अब एज यू नो जो अर्थ है आपकी, अगर वो 100% में लैंड भी है, इसमें वाटर भी है, तो इसके 75% में, ऑलमोस्ट 75% जो है वो वाटर है, एंड जो 25% है वो लैंड है। ओके, अब हम ओनली 25% ऑक्यूपाई करते हैं इस अर्थ का। ठीक है, वेयर एज जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो 75% है। बट क्वेश्चन इज दैट क्या 75% वाटर हमारे लिए यूजफुल होता है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर 75% जितना भी वाटर इस अर्थ में अवेलेबल है वो पूरा का पूरा यूज़फुल होता तो जो भी वाटर की स्कार्सिटी है वो होती ही नहीं। ठीक है, अब एज यू नो बहुत सारी हमारी इंडिया की स्टेट ही ऐसी हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो वाटर की स्कार्सिटी से गुजर रही हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस वाटर को, ठीक है, अगर मैं 100% मानूँ, 75% को 100% हमने मान लिया, मान क्या लिया, जितना भी वाटर प्रेजेंट है 100%, उसमें आज से आप देखिए उसमें से 97% जो वाटर है, 97% वाटर वो सी का है। सी का इन द सेंस सॉल्ट वाटर है, जो हमारे लिए पीने योग्य तो है ही नहीं। 97%, ठीक है, या फिर 97.5 एग्जैक्टली 97.5%, और ऑलमोस्ट 2.5% फ्रेश वाटर है। समझ रहे हो हम बात को? मीन्स फ्रेश वाटर, और ये मरीन, इसको हम मरीन वाटर भी बोलते हैं, सी के पानी को मरीन वाटर, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है। और हम इस पानी को हम क्यों नहीं पीते? क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़्यादा है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, हम पी नहीं सकते, हमारी बॉडी उसको उसमें नहीं रह पाएगी। वेयर एज अ फ्रेश वाटर हमारे लिए योग्य होता है पीने के लिए। अब इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। मीन्स ये भी जो 2.5% वाटर इस अर्थ पे अवेलेबल है, ये भी पूरा का पूरा हमारे लिए नहीं है। कैसे? अब देखो, अब इस फ्रेश वाटर को में जितना भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसका 70% जो वाटर है वो ग्लेशियर में है। ग्लेशियर, ठीक है, वेयर एज जो 30% वाटर है वो ग्राउंड वाटर है।
ग्राउंड वाटर। आई इतनी बात समझ में? तो देखो केवल 22.5% जो इस अर्थ में टोटल वाटर प्रेजेंट है उसका 2.5% ही फ्रेश वाटर है। उसके बावजूद भी उस 2.5% का जो 70% है वो ग्लेशियर्स हैं जो जमे हुए हैं, हम उस पानी को तो यूज़ नहीं कर सकते। वेयरएज जो उसका 30% है वही ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर से आप अवेयर होंगे या आप फैमिलियर होंगे इस नेम से। क्या होता है, जो आपकी टॉप सॉइल है उसके नीचे जब हम डिग करते हैं तो वाटर टेबल होती है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसको हम वेल्स की हेल्प जो ट्यूबवेल्स का पानी होता है, वेल्स का पानी होता है, उसकी हेल्प से हम कंज्यूम करते हैं, वही आपका ग्राउंड वाटर होता है। तो समझ रहे हो कि वाटर कितना ज़्यादा प्रीसियस है, केवल इतना ही पानी पीने के योग्य है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो ये 30% वाटर हमारे अर्थ में जो प्रेजेंट है वो इक्वल रूप से फैला हुआ है पूरी लैंड में, ऐसा नहीं। कहाँ पर कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल है ही नहीं, कहीं पे बहुत कम है, ठीक है। इसलिए जहाँ पे ग्राउंड वाटर की कमी होती है वहाँ पर स्कार्सिटी होती है। आई होप अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट, अब समझते हैं वाटर की नेसेसरी, इसकी ज़रूरत क्यों है। नेसेसरी ऑफ वाटर सेकेंड पॉइंट है आज का हमारा। तो देखिए क्यों जरूरी है वाटर। सबसे पहली बात भाई, जो हम एनिमल्स हैं, प्लांट है, चलिए पहले एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में आप लोगों को पता होगा 60 to 65% वाटर ही प्रेजेंट होता है। हम सेल से मिलकर बने हैं। हमारी सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें क्या एम्बेडेड है आपके जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मीन्स और जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वो किसकी मीडियम में हो रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है, वाटर की हेल्प से हो रही है। अगर हमारी सेल्स में वाटर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा आपका, फर्स्ट पॉइंट, ऑल सेल्यूलर एक्टिविटी टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। तो पहला पॉइंट कि हमारी बॉडी में सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, वो वाटर मीडियम में ही हो रही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमारी बॉडी में और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वाटर की हेल्प से ही हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई हमारी बॉडी में तो ब्लड की हेल्प से होता है। भाई ब्लड का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर ही तो है, ठीक है। तो आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, स्पेलिंग गलत हो गई, सब्सटेंसेस, ठीक है, दोनों में, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी वाटर मीडियम होता है इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, आपको पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ही करते हैं। तो किस में यूज होगा ये, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, अब वाटर जो है वो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपका क्या प्रोवाइड कराता है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड हैबिटेट टू वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमारी बॉडी में जैसे कि वाटर प्रेजेंट है
तो हमारी बॉडी के ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो ये आपके नेसेसरी है वाटर की। क्यों वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, इसे रफ करने जा रही हूँ। अब वाटर हमने पढ़ लिया, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है इस अर्थ में वो हमने जान ली, एंड आप क्यों ये ज़रूरी है ये हमने पढ़ लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही हम इस वाटर को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या है, जब वाटर में अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो हमारे लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वाटर पोल्यूशन उनसे होता है तो वाटर पोल्यूशन कहलाता है। उन्हें हम पोल्यूटेंट कहते हैं, जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसमें वाटर में क्या मिक्स हो जाता है, अनडिज़ायरेबल substances, ऐड हो जाते हैं, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। और जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उन्हें पोल्यूटेंट कहेंगे, पोल्यूटेंट, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं वो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, क्या कॉज हैं, ठीक है। कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो भी हमारे हाउस होल्ड की गंदगी है वो जा रही है ड्रेन में, ठीक है। ड्रेन से उसको छोड़ दिया जा रहा है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ क्या हो जा रही है, गंदी हो जा रही हैं। फिर उसको कौन यूज़ कर रहा है, वो पानी जब आगे जाता है हम ही यूज़ कर रहे हैं, या एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, या उसमें रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल है उसको यूज़ कर रहे हैं, जो टॉक्सिक है, और फिर वो हम ही उससे बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट releases in water bodies, सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए अब इंडस्ट्री में कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उनका जो वेस्ट वाटर है वो भी डायरेक्टली कहाँ छोड़ देते हैं, वाटर बॉडीज़ में। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो भी कुछ लोग होते हैं जो कपड़े या नहाना धोना वाटर बॉडीज़ के किनारे करते हैं, ठीक है। बाथिंग और वॉशिंग नियर द वाटर बॉडीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, एक्सेसिव अमाउंट में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना एग्रीकल्चरल में, ठीक है। आपका फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। अब वो केमिकल्स देखिए क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी क्या हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, लाइक पेस्टिसाइड्स। अब ये कैसे हार्मफुल कर रहे हैं, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए हमने खेतों में, किसानों ने खेतों में अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स डाला, ठीक है। उसके बाद
बारिश हुई तो बारिश क्या करती है, उस फर्टिलाइजर्स को बहा के ले जाती है। अब वो पानी कहाँ मिक्स हो जाता है, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है, और वो पानी सपोज एक पॉन्ड में चला गया, एक लेक में जाके चला गया, ठीक है। जैसे कि आपने पहाड़ों में देखा होगा, खेत होते हैं स्लोप में, फिर बारिश होती तो पानी अल्टीमेटली बह करके उस लेक में ही आता है, ठीक है। तो वो पानी क्या होगा आपका, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं फर्टिलाइजर से, तो वो पानी में क्या होगा पता है, उस पानी में बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम हो जाएगा, एल्गी ग्रोथ करने लगेंगे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में। उससे क्या होगा, अब आपको पता है जो एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते, रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। प्लांट्स हैं तो ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगते हैं, जिससे उस वाटर में, उस पर्टिकुलर पॉन्ड में या लेक में BOD हो जाती है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उस पॉन्ड में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उनकी डेथ होने लगती है। तो इस चीज़ को, ये जो हो रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है, इससे एक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यूट्रोफिकेशन। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि यूट्रोफिकेशन क्या है, ठीक है। मीन्स किसी पॉन्ड, किसी लेक में जब न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जब हम एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर लेक में या पॉन्ड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। BOD उस चीज़ को बोला जाता है, जिससे उस वहाँ पर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स की डेथ होने लगती है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सॉइल। आज की वीडियो का वाटर के बारे में जितना भी आपकी NCERT बुक में दिया है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं सॉइल। सॉइल क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात, सॉइल कहाँ प्रेजेंट है। अभी मैंने जब आपको वाटर पढ़ाया था ऑलरेडी बताया था, जो 25% है वो लैंड है, ठीक है। तो यहीं पे आपकी सॉइल प्रेजेंट होती है। अगर बात करूँ अर्थ की, ठीक है, तो अर्थ में 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर क्या होती है, क्रस्ट, सेकेंड लेयर होती है मेंटल, और थर्ड लेयर होती है आपकी कोर, ठीक है, जो सेंटर तक जाती है। तो जो क्रस्ट है, इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, वहीं पे आपकी सॉइल प्रेजेंट होती है यहाँ। अब सॉइल की क्या खासियत है भाई, सबसे पहली बात तो सॉइल बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट होती है। दूसरी चीज़, सॉइल के पास एक ना पावर होती है चीज़ों को उगाने की, फर्टाइल होती है, बीज है उससे पेड़ बन जाता है, जिससे हमें खाना मिल रहा है। तो देखो एक पावर है, सॉइल नहीं होगी तो वह प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे, प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे वो खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है आपकी सॉइल। अब बात करते हैं ये सॉइल बनती कैसे है, हाउ टू फॉर्म। हाउ टू फॉर्म, तो देखिए सबसे पहली बात, जो सॉइल है ना वो बनती है रॉक से, जो आपकी रॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज आपको जो एक रॉक दिख रही है कल आपको वो सॉइल में परिवर्तित होती हुई दिखेगी, ऐसा नहीं होता। इसको होने में मिलियंस ओवर ईयर का टाइम लगता है। ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। जैसे कि आपने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चल रही है, चलती आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है। आपने जैसे कि मानव विकास के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें मनुष्य पहले कुछ और था, फिर धीरे धीरे उसका डेवलप एवोल्यूशन हुआ, आज हम ऐसे दिखते हैं। हो सकता है कि आज से मिलियंस ओवर ईयर के बाद पता नहीं हम कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसी तरह से जो रॉक से जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसको होने में मिलियंस ओवर ईयर का टाइम लगता है। इस बात को समझ लीजिए। तो सॉइल एक प्रकार से जो रॉक डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, रॉक क्या होगी, डिसइंटीग्रेटेड होगी, तो जिससे क्या बनेगी, यानी कि डिसइंटीग्रेटेड मतलब टूटेगी, ठीक है, वेरियस पार्ट में टूटेगी, उसी को उससे ही क्या होगी, सॉइल बनेगी।
इतनी बात समझ में आई? ओके, अब सबसे पहली बात, ये डिसइंटीग्रेटेड होगी कैसे? ऐसा तो नहीं है कि हम उसको तोड़ लें, ऐसा नहीं होगा। इसके रीजंस हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो 3 प्रोसेसेस होती हैं डिसइंटीग्रेटेड होने की। दीज आर फिजिकल, नंबर 2 केमिकल एंड नंबर 3 बायोलॉजिकल। ओके, अब फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल में देखिए, जो भी आपकी फिजिकल चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, मीन्स हवा चल रही है, सन आ रहा है, ठीक है, और आपकी वाटर है, इनका जो प्रेशर पड़ता है रॉक में जिसकी वजह से वो टूटेगी, तो वो फिजिकल के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसी तरह से केमिकल्स, जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ से, ठीक है, केमिकल्स या फिर जो भी एसिड्स वगैरह बनते हैं उसकी वजह से रॉक्स आपकी जो डिसइंटीग्रेटेड होगी वो केमिकल्स के अंदर आएंगे। और जो आपके बायोलॉजिकल मीन्स जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के की हेल्प से, उनकी उससे जब रॉक डिसइंटीग्रेटेड होगी तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो इनके बेसिस पे आपके जो मेन आपके रीजंस होते हैं सॉइल बनने के, मतलब जिनकी वजह से सॉइल बनती है, वो होते हैं सबसे पहला आपका सन। सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट मिलती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, सपोज ये एक रॉक है, ठीक है, सन आया डे टाइम पे तो इसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इतनी बात समझ में आई? अब जब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये एक्सपांड होगा, ठीक है, एक्सपांड होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रॉक बहुत बड़ा है तो हो सकता, और जंगल है, ठीक है, तो सन यहाँ पर है तो इसका इतना ही पार्ट में हीट पड़ रही है। सपोज हो सकता है नीचे नहीं पड़ रही हो, उसकी दूसरी साइड में हीट नहीं एब्जॉर्ब हो रही हो, तो सपोज उसके इतने ही पार्ट में हीट एब्जॉर्ब हुई, इतना ही पार्ट उसका एक्सपांड हुआ, ठीक है। अब ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, जो भी इसने हीट एब्जॉर्ब की नाइट में वो हीट रिलीज करने शुरू हो जाएगी, जिससे ये दोबारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका रॉक अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रोज अब ऐसा होते रहेगा, सन आया एक्सपांड हुआ, सन गया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इसमें इक्वली नहीं हो रहा है, कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें क्रैकिंग आनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली इसमें क्या आने लग जाएंगे, क्रैकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये पहाड़ टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको सन का जो इम्पैक्ट है ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है आपका विंड, बाय द एक्शन ऑफ विंड, ठीक है। देखो कितनी तेज हवाएं चलती हैं, तो जो विंड है आपकी वो यहाँ पर जो क्रैकिंग हो रही है उसको उड़ा के ले जाती है अपने साथ, वन प्लेस से अनदर प्लेस में, ठीक है। तो वहाँ पर उसका जमाव हो जाता है, तो वहाँ पर सॉइल बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होगी जो हो सकती है, ठीक है, अब इस रॉक में पेड़ लगे हुए हैं, अब जब तेज हवाएं चलती है आपने देखा होगा पेड़ गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, और उनकी जड़ें जो रॉक के अंदर फैली हुई है, थोड़ा बहुत मिट्टी रॉक जो भी प्रेजेंट है उसमें जो फैली हुई है वो उखड़ जाती है वहाँ से, ठीक है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो विंड भी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है वाटर, ठीक है। सेम चीज आपकी क्या है, रॉक है, देखिए बारिश हुई तो रॉक ने क्या करा, पानी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया। अब जब सन आया, सन जब आया, सन की हीट हुई तो पानी क्या हुआ, जो रॉक ने एब्जॉर्ब किया वो इवेपोरेट हुआ, ठीक है। इवेपोरेट से होने से वही यहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर भी क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आई। पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक इसका एग्जाम्पल है आपका लाइकन। लाइकन एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है
एल्गी और फंगी के बीच में, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो जो लाइकन आपके पहाड़ों में उग जाते हैं तो इनसे ये एक केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। केमिकल ये रिलीज करेंगे कहाँ, इस रॉक पे, जिससे इस रॉक में भी धीरे धीरे क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सॉइल फॉर्म्ड होती है। सॉइल फॉर्म्ड होगी रॉक की डिसइंटीग्रेटेड से बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को जो कहा जाता है, जो प्रोसेस होगी उसे हम वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदरिंग। समझ में आ गया? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या है और ये कैसे फॉर्म होती है। तो प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं और होल प्रोसेस आपकी ये रही। तो चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं कि ये सॉइल पल्यूटेड हम कैसे कर रहे हैं, सॉइल पल्यूशन। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटा रही हूँ, अब रफ करने जा रही हूँ। तो सॉइल पल्यूशन, तो सेम चीज़, जब हम सॉइल में अनडिज़ायरेबल चीज़ें मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही आपका क्या है, सॉइल पल्यूशन है। इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि सॉइल पल्यूशन हो कैसे रहा है। जो भी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट फेंक दे रहे हैं, ठीक है, डैम्प हाउस होल्ड सॉलिड जो भी हम फेंक देते हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जो भी हम फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, आपके फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब रीजंस हैं आपके सॉइल पल्यूशन के। अब सॉइल पल्यूशन जब हो रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी में। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। अब सॉइल में जब उसकी फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो उसमें चीज़ों को उगाने की क्षमता, जैसे बीज से पेड़ बनाने की क्षमता नहीं रहेगी, तो उसका फ़र्क फिर हम ह्यूमन बींग्स पे ही पड़ेगा, हम एनिमल्स पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका जो मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सॉइल इरोजन। अब भाई ये सॉइल इरोजन क्या है, तो देखिए, अब आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है या सॉइल जो प्रेजेंट होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब हैवी रेन होती है, आपकी तेज़ हवाएं चलती है, तो ये टॉप मोस्ट लेयर ना उड़ के चली जाती है या बह के चली जाती है। तो टॉप मोस्ट लेयर का रिमूवल ही क्या कहलाता है, आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़, अब हम इसके कॉजेस पढ़ेंगे, किसके कारण हो रही है। तो देखिए, जो टॉप सॉइल है ना, अगर खाली आपकी कोई लैंड है और वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, कोई भी वेजिटेशन नहीं है, तो उसकी टॉप मोस्ट सॉइल काफ़ी ढीली ढाली होती है, ठीक है, पैक्ड नहीं होती है। तो कभी भी रेनफॉल होगी, कभी भी हवाएं चलेगी, तो ऑब्वियसली वो उड़ के चली जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है, कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटने से क्या हो रहा है, जो पेड़ हैं, देखिए यहाँ पर सपोज ये पेड़ हैं, अब इनकी जो जड़ें हैं ये दूर दूर तक फैली हैं इस तरीके से। तो ये अपना काम तो ये कर ही रहे हैं, मीन्स मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लस जो यहाँ सॉइल है ना उनको भी ये बांध के रख रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। जब इनको ही हम काट देंगे तो ये सॉइल ढीली हो जाएगी और बारिश होगी, हवा चलेगी तो ये उड़ के चली जाएगी। तो ये आपका डिफॉरेस्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, या बहुत कॉज होता है, हार्मफुल कॉज होता है फॉर सॉइल एरोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मीन्स कोई देखिए आपका पहाड़ है, वहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन हुआ है, घास वगैरह उगी है, तो हम वहाँ पर मस्त तरीके से एनिमल्स को चराए जा रहे हैं। अब यहाँ का वेजिटेशन हो गया ख़त्म,
ठीक है, ख़त्म होने से सॉइल पड़ गई है ढीली, बारिश हुई, हाँ हवा चली तो ये टॉप मोस्ट सॉइल क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ओवर ग्रेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पैक्ट करता है सॉइल इरोजन में। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। देखिए, अब कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम भी बढ़ गया है, ठीक है। लोग पेड़ काट रहे हैं जिसकी से वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और आपका ये बढ़ावा दे रहा है सॉइल इरोजन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हैवी रेनफॉल। भाई जब ज़्यादा बारिश होगी तो सब तहस नहस हो जाता है, सभी को पता है, ठीक है। फ्लड है आपका, जब फ्लड आती है तो सब तबाह हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं आपके जो सॉइल इरोजन के लिए कॉज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब मैं बात करूं इसके बचाव की तो ऑब्वियसली पेड़ लगाओ, ठीक है। सबसे जो भी इन्वायरमेंट है, हर चीज़ का सोल्यूशन है पेड़ लगाओ, ठीक है। देखो पेड़ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी अर्थ को बैलेंस रखने के लिए। तो प्लांटेशन हमें करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग से हमें बचना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन का काम तो तभी रुक सकता है या तभी धीरे पड़ सकते हैं जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड्स को अपनाएंगे। तो ये आपके रीजंस हो सकते हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो लेक्चर जिस पे हमने सॉयल और वाटर को कंप्लीट किया है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट और आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जो कोई भी आप लोगों के मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।